बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रात के इस पैर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में। और इस तरह आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में देखा कि आज एक और, या तो इसको अपसेट कहा जाए या ये कहा जाए कि आज एक और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला जीतने में अफगानिस्तान की टीम कामयाब हो गई तो गलत नहीं होगा। बड़ी आसानी के साथ श्रीलंका की टीम को शिकस्त से 2-4 किया और ये साबित किया नीदरलैंड और अफगानिस्तान जैसी टीमों ने कि अगर उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है और अगर वो वर्ल्ड कप में खेलते नजर आ रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड है वो दिन ब दिन जो है वो ग्रो होता हुआ नजर आ रहा है और दिन ब दिन जो उनकी परफॉर्मेंस है जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला हुआ और जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने खेला उसको आज हम एनालाइज भी करेंगे अपने दोनों क्रिकेट एनालिस्ट के साथ। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, थोड़ी सी बदकिस्मती इनकी भी रही, पाकिस्तान की भी रही कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दिखाने के बावजूद ये तादेर पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, लेकिन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट इन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली है। लेकिन डोमेस्टिक के हवाले से जब जब इनका नाम लिया जाता है तो सभी ये बातें कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि डोमेस्टिक में इन जैसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बहुत कम देखने को मिला है। सईद आजाद साहब ने आज हमें ज्वाइन किया हमारे पैनल में। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम अली, थैंक यू। मैच देखा आपने? मैं थोड़ा सा देखा, थोड़ा काम करता रहा, मजा आया। दोनों एक बराबर की टीमें थी तो इसलिए मजा आ रहा था कि पता चल रहा था कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है। ऑलराइट, इस पे जरा मजीद डिस्कशन भी करेंगे। दूसरी शख्स हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में, आप इनको गाय बगाए देख भी रहे हैं और साथ साथ इनको पसंद भी फरमा रहे हैं और माशाल्लाह इनका यूट्यूब चैनल भी जो है वो दिन ब दिन मकबूलियत की मनाजिर तय कर रहा है, तो उसको भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं कि जो इस फील्ड में काम भी कर रही हैं और साथ साथ भरपूर तरीके से जो है वो जो है अपना इनपुट भी इस फील्ड में दे रही हैं। एनु ज़ेरा मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अली, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं। कैसा जा रहा है कोई यूट्यूब चैनल? बस आपकी दुआओं से बेहतरीन जा रहा है और ये जो देखने वाले हैं पसंद कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑलराइट, इसी तरह मेहनत करती रहिए जनाब, आगे बढ़ती रहिए और आगे बढ़िए जनाब। आज अफगानिस्तान की टीम और किस तरह आगे बढ़ी है जरा दिखाइएगा टेम्पलेट कि किस तरह से अफगानिस्तान की टीम आज आगे बढ़ी है। उसने कीमती पॉइंट्स हासिल किए हैं। 241 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने और जनाब पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल सके, 46 रन की नहीं खेली निशांका ने। मेंडिस जनाब यहाँ पे 39 रन बनाने में कामयाब रहे और 4 विकेट हासिल किए फजल फारूकी ने। अजमत के 73 रन नॉट आउट और 62 रन रहमत की बदौलत 3 विकेटों के नुकसान पर इस टारगेट को चेस किया महज 45.2 ओवर में और 7 विकेटों से जो फतह अफगानिस्तान के नाम रही। सईद आजाद साहब से आगाज़ करेंगे। सईद भाई, किस तरह देखते हैं कि इब्तिदा से हमने देखा कि जो अफगानिस्तान के बॉलर थे उन्होंने श्रीलंका को निकलने ही नहीं दिया और इब्तिदा से उन्होंने जो है वो अपनी डोमिनेंस बरकरार रखी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली देखो, क्रिकेट एक बड़ा खूबसूरत गेम है और इसका एक जिसे कहते हैं ना एक इसका एक माहौल बनता है। श्रीलंका हो गई या बांग्लादेश हो गई या अफगानिस्तान हो गई, ये टीमें वैसे बेसिकली अच्छी क्रिकेट खेल रही हैं, काफ़ी टाइम से खेल रही हैं, मगर इसमें कॉन्फिडेंस का, इसमें टीम का एक वो बनने का क्या कहेंगे जिसे कहते हैं ना यूनिट बनने का, ये सब चीज़ें जब बनती हैं कि जब एक टीम, नॉर्मल टीम, मिडिल क्लास टीम एक टॉप लेवल की टीम को हरा दे, तो ये अफगानिस्तान पे एक वो था, एज था कि उन्होंने पाकिस्तान टीम जैसी को हराया हुआ था और उसके बाद उनकी टीम ने तो ऊपर आना था। मगर जहाँ तक मैं ये बात करूँगा कि अफगानिस्तान की टीम में इसमें कोई शक की बात नहीं कि उनके पास मीडियोकर ज़रूर, मगर तेज़ फास्ट बॉलर नहीं है, मगर उन्हें बड़ी अच्छी जगह पे बॉल करते हैं, स्पिनर बहुत अच्छे हैं उनके पास, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। इसी तरह बांग्लादेश के अंदर भी प्लेयर कोई, मैं नहीं समझता 242 रन करना या वर्ल्ड कप एक साल से नहीं खेल रहे, काफ़ी 1-2 दफ़ा कितने खेल चुके होंगे अभी तक, तो क्रिकेट कंप्लीट है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिसके कहते हैं ना नेचर में क्रिकेट, अफगानिस्तान की पर्सनैलिटी, प्लेयरों की फिटनेस और जैसे जैसे अफगानिस्तान की क्रिकेट और बढ़ती चली जाएगी और उनके मुल्क की हालत अच्छी चलेगी। अभी मैं पढ़ रहा था कि इंडियन प्लेयर का स्टेटमेंट का, उन्होंने कहा कि अब एशिया की जो 2 ही टीम है, उस दिन शायद से भी डिस्कशन होता, अफगानिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश को उन्होंने शुमार नहीं किया था। आपको लगता है कि जो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है एज फार एज क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, अफगानिस्तान बनती हुई सामने आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जिसने भी बोला है वो भी मेरे ख्याल में इंडियाई का ही आदमी होगा और इंडियाई का ही आदमी होगा तो इंडिया के फेवर में। पाकिस्तान ऐसी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान का रिकॉर्ड निकले, पाकिस्तान के प्लेयर निकले ना, तो मेरे ख्याल में दुनिया में ऐसे प्लेयर, जिस मौके पे हनीफ मोहम्मद ने जिस मौके में उसने रन किए वेस्ट इंडीज़ के सामने, एक ब्रैडमैन का नाम सुना था, हनीफ मोहम्मद का, और ब्रैडमैन का नाम किसी से वो नहीं है। उसके बाद बड़े बड़े वसीम अकरम निकाले, वक्कार यूनुस निकाले, इनको बहुत टाइम लगेगा। अगर
50 साल के बाद अफगानिस्तान की बात करते हैं तो मुझे समझ में आती है कि वो इस लेवल पे जाएंगे। हाँ, टैलेंट ज़रूर है, मगर अफगानिस्तान देखें, एक तो आज अली मैं वो बात करने जा रहा हूँ, आप इसको हंसीएगा नहीं, गॉड सेक, आप हंसे तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको। आप कराची और पंजाब KPK, बलूचिस्तान में इतना टैलेंट नहीं है, इतनी क्रिकेट नहीं है, इसलिए वहाँ से बंदा नहीं आता। आप उठा के देखें 90% ज़हीन प्लेयर कराची से क्यों आता है? कराची से इसलिए आता है कि इनकी मेंटल अप्रोच या इंटेलिजेंट होते हैं। पंजाब के प्लेयरों में ताकत ज्यादा होती है और वो क्रिकेट के लिए स्पेशली बैट्समैन ये माहौल से आते हैं। अफगानिस्तान में इसमें तो भाई मेरे पख्तून भाई हैं, ये कभी भी एग्रेशन नहीं चाहिए इसमें। इसमें टेम्परामेंट चाहिए, इसमें एक्सपीरियंस चाहिए और दिमाग बहुत बड़ा चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि उनको बहुत टाइम चाहिए अफगानिस्तान को। जिसने भी ये बोला है इंडिया के पास अब तो जाके फास्ट बॉलर आया है, नहीं तो कपिल देव इंडिया का फास्ट बॉलर था, तो हमारे पास तो कपिल देव से पहले फजल महमूद। फजल कितने आपको टैलेंट बताएं हम पाकिस्तान के। ठीक है, एंड आपको क्या लगता है कि क्या अफगानिस्तान ऐसा कर रहा है कि जो सामने वाली अपोनेंट टीम है उनके लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है? पहले उसने पाकिस्तान को हराया, फिर अब आज श्रीलंका को भी उन्होंने जो है वो शिकस्त दिया, बड़ी आसानी के साथ शिकस्त दिया। जी बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो वो जिस तरह पाकिस्तान को हराया और श्रीलंका को हराया, वो तकरीबन उनका जो बैटिंग का स्टाइल था, टारगेट को अप्रोच करने का स्टाइल था, वो एक ही जैसा था। सो इंग्लैंड की टीम तो हार रही है, लेकिन जो इंग्लैंड के कोच जिस टीम के साथ हैं वो जीत रही है। और यहाँ पे सईद साहब ने एक बात की, सईद आज़ाद साहब ने, कि दोनों बराबर की टीमें खेल रही थी, तो इस वजह से मैच देखने का मज़ा आया। आप देखें श्रीलंका की एक लेगेसी है, यानी वर्ल्ड चैंपियन टीम है, लेकिन अगर उसके साथ सईद साहब मतलब वो इस लेवल पे आ गई है कि वो अफगानिस्तान और श्रीलंका को एक साथ देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान टीम ने ग्रो किया है। श्रीलंका तो नीचे आई है, लेकिन इसका मतलब है कि अफगानिस्तान ने एज ए टीम ग्रो किया है। सो अफगानिस्तान ने आज जो उनकी तारीफ बनती है वो ये बनती है कि शुरू के मैचेस के अंदर वो स्टार्ट तो अच्छा करते थे, लेकिन बाद में प्रेशर में आके टॉपल हो जाते थे, उनकी विकेट्स गिर जाती थी। अब जब से पाकिस्तान से और अब आज का मैच आप देखें तो एक तो ये कि बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, और दूसरी बात ये वो जो बैटिंग पे उनका हमें प्रॉब्लम दिखाई दे रही थी कि मिडल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, स्टार्ट अच्छा किया, इतना सेंसिबल तरीके से खेलते हैं वो कि उन्होंने ऐसे जैसे हिसाब किताब रखा हुआ है। कोई उसके अंदर लूज शॉट नहीं है, कोई उसके अंदर रेकलेस शॉट नहीं है, बड़ा उनके दिमाग में है और वो उस हिसाब से खेल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर इसी अप्रोच से खेलते रहे तो आगे जाके आप मजीद तरक्की करेंगे और अच्छा आपके लिए फ्यूचर है। राइट, और एक और भी एडवांटेज अफगानिस्तान को हासिल है, वो ये कि ट्रॉट जैसा कॉम्पिटेंट बैट्समैन उनके साथ बतौर कोच मौजूद है। इसके साथ साथ अजय जडेजा को जो उन्होंने इंडक्ट किया अपने स्क्वाड में, अजय जडेजा चूँकि इंडियन सॉइल से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, पिचेस से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, तो अजय जडेजा का जो इम्पैक्ट है वो भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और साथ साथ जो अफगानिस्तान के प्लेयर जो IPL में खेल रहे होते हैं, या उनका होम ग्राउंड भी अब शारजा के बाद इंडिया का ही होम ग्राउंड बना था, तो ये सारी चीज़ें मिल के जो एक बड़ा अच्छा कॉम्बो बना है जो अफगानिस्तान को सपोर्ट करा है। लेकिन साथ साथ उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को हम डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते, जिस अंदाज से अफगानिस्तान के प्लेयर इस टूर्नामेंट में हमें खेलते नज़र आ रहे हैं और दीगर टीमों के लिए खतरे की अलामत बनते जा रहे हैं। इस मैच को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, क्योंकि आज पाकिस्तान से जुड़ी बहुत सारी खबरें जिनको आज हमें अपने शो में शामिल करना है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं इंतजामुल हक साहब, उन्होंने आज सिलेक्शन कमेटी की चेयरमैनशिप से रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि एक खबर ये आई थी जनाब कि जो क्रिकेटर्स की कंपनी है, जो उनके एजेंट हैं, उनके शेयर जो उस कंपनी के शेयर जो इंतजाम के शेयर्स भी उसमें शामिल हैं। और चेयरमैन ज़का अशरफ साहब ने इस हवाले से कहा था कि वो अब मंडे को जो है वो तहकीक़ात इस हवाले से करेंगे और जो है इंतजामुल हक से बुलाकर उनसे पूछ गछ की जाएगी। और इंतजाम ने इस हवाले से कहा कि जनाब आप तहकीक़ात पूरी तरह से करें, मेरे इस कंपनी से कोई ताल्लुकात नहीं है और कोई मेरे इनसे राब्ते नहीं है, इसीलिए मैं ताकि तमाम तर पूछगछ जो है वो शफाफ तरीके से हो सके, मैं इसीलिए चेयरमैनशिप छोड़ रहा हूँ। और जब ये तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो मजीद इस हवाले से पेशरफ्त की जा सकती है। इस हवाले से एक पैकेज है, आइए पहले वो देखते हैं।
वर्ल्ड कप में बाबर 11 की पे दर पे शिकस्तों की बाज़गश्त अभी थमी नहीं थी कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इंजमामुल हक पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम है। साया कॉरपोरेशन नामी कंपनी में चीफ सिलेक्टर शेयर होल्डर हैं। इल्जामात की बुनियाद पर पीसीबी ने इंजमामुल हक को तलब किया था। पीसीबी ने इल्जामात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी है। निजी टीवी से गुफ्तगू में इंजमामुल हक ने वजाहत की कि ये साया कॉरपोरेशन से जिंदगी में मेरा कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। मैंने कहा था अगर किसी चीज पर शक है तो इंक्वायरी करें, टीम सिलेक्ट करता हूं, अगर कोई सवाल उठेगा तो बेहतर है साइट पर हो जाऊं। साबिक चीफ सिलेक्टर ने कहा कि तहकीकात के बाद पीसीबी से बैठकर बात करने को तैयार हूं, बगैर तहकीक के बातें करने से तकलीफ होती है। जी जनाब, आपने देखा इंजमामुल हक साहब के हवाले से ये पैकेज, और इंजमामुल हक साहब ने इस पर कहा कि मेरा साया कॉरपोरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने बड़ा मशहूर एक गाना सुना होगा कि सोचा साया साथ देगा निकला वो बेगाना। सब ये बात कर रहे थे कि साया के साथ ताल्लुक़ है इंजमामुल हक का, लेकिन इमामुल हक ने कहा कि भाई मेरे उनके दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम दोनों के दरमियान एक बेगानगी सी है। अवाम के इस हवाले से क्या कहना है, आइए सुनते हैं। सारे कह रहे हैं कि इंजमामुल हक का किया हुआ है तो ये बेहतर है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इससे उनकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और इनके अगला मरला जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। इंटरनेशनल कंपनी है, ठीक है, वो कहाँ से पैसा बनाया, ये इधर से ही बनाया है, चीफ सिलेक्टर बने हैं उसके बाद ही जो पैसे आए हैं, ठीक है, घपले किए हैं उन्होंने, बिल्कुल ठीक किया है। उन पे जो इल्ज़ाम है वो बिल्कुल ठीक है। जो बाबर आजम है उसने अब किसी और पे डालना है, और इमामुल हक अगर जिसको चूज़ करके लेके ही गए हैं तो उसने भी किसी और पे ही डालना है। जी बिल्कुल, हम तो यही चाहें कि वो इस्तीफ़ा दे, क्योंकि वो अपने जो है ना भतीजे को ला रहे हैं इमामुल हक को, उसकी तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बिल्कुल सही उसका इस्तीफ़ा, क्योंकि उसने अपने भांजा या भतीजा उसको बिना मकसद ही उसने टीम में डाला हुआ है। इमामुल हक को कारकर्दगी उसकी ज़ीरो है। जिन्हें आपने आवाम की राय सुनी और आवाम का कहना है कि इंजमामुल हक का इस्तीफा बिल्कुल सही है। एंड आप क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्योंकि एक ही एजेंट जो है वो 7-8 प्लेयर का एजेंट है। अगर इंजमाम साहब का नाम सामने आ रहा है, गो कि उन्होंने तरदीद कर दी है सवाल, लेकिन उनका नाम सामने आ रहा है कि इनसे ताल्लुकात हैं। ज़का अशरफ साहब ने भी कहा कि ऐसा लगता है एजेंट टीम बना रहा है, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है अगेंस्ट इंजमामुल हक। देखिए, ये जो एजेंट की बातें हैं, आपने लास्ट प्रोग्राम में कहा था ना कि आप भी पहले से कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, लेकिन अब अच्छी बात है कि पीसीबी के क्रिकेट बोर्ड को और जो दीगर लोग हैं उनको भी दिखाई देना शुरू हुआ है। अगर आप इंजमामुल हक साहब की बात करें तो उनको लेके आने वाले हैं ज़का अशरफ साहब। पहले की हायरिंग तो है नहीं, और ये जो साया कॉरपोरेशन है इसके अंदर ये हैं, अगर आप उनकी साइट पर जाके देखेंगे, अब मुझे नहीं पता वो है या नहीं, कल तक तो थी, उसमें इंजमामुल हक की पिक्चर है वहाँ पे दीगर खिलाड़ियों के साथ। तो आई डोंट नो वो कैसे डिनाई कर रहे हैं इंजमामुल हक साहब इसको। ना सिर्फ इंजमामुल हक साहब बल्कि मेरे ख्याल से 11-12 पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं जो है जिनको वो डील कर रहे हैं। अब होता ये है, असल में मैं आपको बात बताऊं अली, ये जो पीसीबी है ना इस वक्त, और ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे क्रिकेट के अलावा हर बात हो रही है। अब मुझे अफसोस इस चीज़ का हो रहा है कि यहाँ पे अभी हमें क्या बात करनी चाहिए थी कि कल मैच जी बांग्लादेश का और पाकिस्तान का, उस पर बात करते, लेकिन इस नहज पे पहुंचा दिया है कि अब हम बात कर रहे हैं इस्तीफों के ऊपर। और ये सब करने वाले कौन है, ज़का अशरफ साहब और इंजमामुल हक साहब का भी किरदार है इसके अंदर। तो जब वो इनको लेके आए थे, उनको पता नहीं था कि इस कॉरपोरेशन के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, सो बाज़ उनके फैसले ऐसे हैं कि जो कि क्वेश्चन उठाते हैं उनके ऊपर। एनओसी क्यों चाहिए थी उन्हें प्लेयर्स के लिए भाई, जब, और इसके अलावा वो कह रहे थे कि उनकी ये भी डिमांड थी कि जो जूनियर सिलेक्शन टीम है उनका भी उसको चीफ सिलेक्टर बना दिया जाए। और ये जो मुआहदे हुए हैं प्लेयर्स के, ये जो बड़ी खबरें आ रही थी कि जी हमें सैलरी नहीं मिली, ये वो, मतलब सारी खबरें अगर आपकी देखें ना बड़ी टाइमली आ रही हैं। ज़का यहाँ से उन्होंने कहा जी मेरी टीम नहीं है, ये ज़का अशरफ और सॉरी बाबर आजम और इंजी की है, वहाँ से खबर आती है हमें तो सैलरी नहीं मिली। यानी ये ज़का अशरफ के हवारी और ये जो बाबर आजम और टीम के एजेंट्स हैं, ये एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। फिर यहाँ से ज़का अशरफ साहब कहते हैं कि नहीं जी ये देखिए ये ट्वीट है और ये मैसेज वो लीक कर देते हैं। अच्छा, मैसेज उन्होंने ऐसे लीक किया कि जैसे वो कोई पता नहीं कोई क्या शख्सियत है कि उनको सबूत पेश करना पड़ा। वो वैसे भी कहते तो मान ही ली जाती उनकी बात, ये उन्होंने एक अनएथिकल बहरहाल हरकत की। उसके बाद यहाँ से क्या होता है जी, अचानक से इतनी उस पर बैकलैश हुई कि ये अचानक से खबर आ जाती है जी कमेटी बना दी गई है और इंजमामुल हक साहब ने छोड़ दिया। मेरा बस पॉइंट ये है कि इंजमामुल हक साहब इसके अंदर काम कर रहे थे। सो अगर ये कमेटी ना बनती, फर्ज करें ये खबर ना आती, पाकिस्तानी टीम ना हारती ना तो ये खबरें बाहर ना आती।
सो ये जो पाकिस्तानी टीम हारी, हर एक को अपनी, किसी को कैप्टनसी की फिक्र हुई, किसी को टीम में जगह की फिक्र हुई, किसी को अपनी ये चेयरमैनशिप की फिक्र हुई, तो ये खबरें आई सामने। अगर ये ना आती तो क्या इंजमामुल हक साहब इस्तीफा देते? ठीक है। नहीं देते। सो इसका मतलब है आपने तो प्रेशर भी दिया। अगर आप इतने ही ऑनेस्ट हैं, सो ये जो कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हो और ये जो कंपनी है उसके अंदर उनके भाई भी हैं, वो खाली वो नहीं है, और इस कंपनी के और ये जो साया कॉर्पोरेशन के ऑनर भी हैं। सो पाकिस्तान के अंदर अफसोस की बात ये है कि सिर्फ वो गाना आपने सुना है, पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है। पैसा पैसा कर रहे हैं, पैसे पे मर रहे हैं, क्रिकेट का कोई फिक्र नहीं है, हम किस तरफ जा रहे हैं, वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, कुछ नहीं फिक्र है। खिल्ली बना दी है, मजाक बनवा दिया पाकिस्तानी क्रिकेट। जनाब मजाक बनवा दिया। अनुज़ेरा का स्टेटमेंट ये है और अनुज़ेरा का एनालिसिस ये है, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मजाक बन रही है। और जो जिस बात की बात कर रही है अनुज़ेरा भी, जिस तरह की बात अभी तक जारी है कि जनाब बाबर आजम का मैसेज लीक किया गया। अब क्यों कर क्रिकेट बोर्ड के लोग या पाकिस्तान टीम के लोग जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पे और जो टॉप ऑफिशियल पे जो है वो एतबार करेंगे, क्योंकि अब कोई एतबार रहा ही नहीं है। ट्रस्ट जो है वो ब्रेक हो चुका है और ट्रस्ट का मामला जो है वो अब खराब हो चुके हैं। इस हवाले से एक पैकेज है, जरा आइए देखते हैं। वर्ल्ड कप में मसरूफ कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम नई मुश्किल में आ गए। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने बाबर आजम की पर्सनल चैट लीक कर दी। सोने पर सुहागा ये हुआ कि कप्तान की निजी गुफ्तगू निजी टीवी चैनल ने नशर भी कर दी। बाबर आजम की गुफ्तगू लीक होने पर भारतीय सहाफी सुशांत मेहता ने एक्स पर ट्वीट करते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सुशांत मेहता ने अपनी ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलता क्या है, अभी वर्ल्ड कप में बाबर आजम को मजीद 3 मैचेस खेलने हैं। माजी के अजीम फास्ट बॉलर वकार यूनुस ने सुशांत मेहता की ट्वीट को रीट्वीट करते हुए क्रिकेट बोर्ड पर सख्त भरमी का इजहार किया। वकार यूनुस ने लिखा कि खुश हो गए आप, खुदा के लिए अब बाबर आजम को अकेला छोड़ दें, वो पाकिस्तान का असासा है। इस मामले पर प्रोग्राम के मेजबान ने माफी मांगते हुए वजाहत की कि हम ये चैट दिखाना नहीं चाहते थे। जब ज़का अशरफ ने लाइव शो के दौरान कहा कि आप दिखाएं, तो उस वक्त हमने उसे दिखाने का फैसला किया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। गुज़िश्ता चंद रोज कबल साबिक कप्तान राशिद लतीफ ने आवाज उठाई थी कि कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को पीसीबी ने अभी तक रकम अदा नहीं की। राशिद लतीफ की जानिब से तनख्वाहों के मामले पर आवाज उठाने के बाद पीसीबी को होश आ गया। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भारत पहुंचा दिए गए हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा इस वक्त क्रिकेट बोर्ड के मामला इस वक्त क्या चल रहे, इसको जरा मजीद डिस्कस भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं अफगानिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच को, और अब बात करेंगे उस मैच की जो क्रिकेट के मैदान के अंदर तो नहीं खेला जा रहा, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों में खेला जा रहा है। और यहां पे जनाब मैन ऑफ द मैच बनने की कोशिश करते नजर आए ज़का अशरफ, लेकिन ज़का अशरफ वो प्लेयर बन गए कि जिस तरह शारजा में भी अदालत ने चेतन शर्मा को आखिरी गेंद में छक्का लगाया था, तो बिल्कुल ज़का अशरफ हीरो बनने की कोशिश में जीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने पहले भी अपने किसी शो में कहा था कि शुगर मिल चलाने वाले शुगर कोटेड गोलियां कौम को देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब ऊपर की लेयर उतरी तो अंदर तलखी थी। सईद भाई, ये जो भी चैट लीक की है बाबर आजम की, एक ज़का अशरफ इतना बड़ा जेस्ट है, हटा देते एक मिनट के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, एक अपना भी उनका स्टेचर है, एक उनका भी अपना एक ऑरा है, एक बड़ी पर्सनैलिटी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उन्होंने जो हरकत की है ये तो कोई फुप्पियों वाली हरकत कर दी माजरत के साथ? देखें, मैं अली पहले तो मैं उस पर बात कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। इस वक्त इंतजाम पे बात कर लूँ तो ज़्यादा घर से तैयारी कर आया? नहीं, घर से तैयारी नहीं की है। पता है, मुझे अफसोस सबसे ज़्यादा है, अफसोस सबसे ज़्यादा 2 साल से मैं एक बात आपके प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान में इस चीज़ पे हो गया कि यार सईद आज़ाद पागल हो गया कि ये क्या ये इल्ज़ाम लगाता है। सच बोलते हैं ना, यहाँ पे उसको यही कहा जाता है। ये कहानी है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो ये अमल हुआ है इंतजाम के साथ, इसमें इंतजाम इन्वॉल्व है, इसलिए कि अभी वसीम खान साहब आए थे ना, वो भी इसी कंपनी के थ्रू आए थे, जो जब वो थे उस वक्त से मैं बोल रहा हूं कि आपके जितने इंग्लैंड आपने बोला, बिल्कुल मेरे शोज पे बोला, याद है, आप जितने भी कोचेज आ रहे थे इंग्लैंड से। अच्छा, मैं तो एक कोच का मैं देखो नाम नहीं लूंगा इसलिए कि बुरा लगता है कि बच्चा है, वो ये कहेगा मेरे बारे में कि सईद भाई ने कह दिया। वो उसका डेब्यू मेरे साथ हुआ था इंटरनेशनल क्रिकेट का, तो मैंने उससे पूछा कि यार तुम माशाल्लाह बड़े दिनों के बाद किधर है, क्या है? सईद भाई बस मैं आ गया हूँ।
और मैंने कहा कैसे हुआ? कहने लगा वो एक मेरा एजेंट है, उसने करवाया। ठीक है। अच्छा, एक दो दफ़ा ये सीनियर प्लेयरों में से, मैं जब नेशनल बैंक में स्पोर्ट्स पे हेड था तो मेरे पास भी एक पीसीबी के बंदे का फ़ोन आया कि सईद भाई यार मैं ये काम करता हूँ, अगर आपको एक फिजियोथेरेपी थेरेपिस्ट चाहिए तो मैं आपको देता हूँ। वो भी एजेंट था पीसीबी का। और जब ये क्रिकेट में बात फैलना शुरू हुई, सब जगह चलना शुरू हुई, और जिस तरह से अभी बाबर आजम ने और रिजवान ने, शाहीन आफरीदी ने, और ये इन्होंने जो पूरा सिस्टम खेला है, ये एक लॉबी, और ये तो मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा हो गया, ये हो गया। नहीं तो पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या ताल्लुक है मुझे बताओ। क्रेडिट देना चाहिए ना राशिद लतीफ को कि ना वो बात करते ना इतनी बात। राशिद लतीफ तो पहली आपस की बात है कि उसने जो बात की, उसने ये बात की कि बाबर आजम का फोन नहीं उठाया। तो मैं इसको ये नहीं समझता, इसलिए कि जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान के चेयरमैन की, आपको पता है क्या वैल्यू होती है? पाकिस्तान क्रिकेट की टीम कप्तान की इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी चेयरमैन की। तीसरी सीट है पाकिस्तान की, बड़ी सीट है ये। कौन सी? एक प्राइम मिनिस्टर होता है, आर्मी चीफ होता है, और पीसीबी बड़ी चीज होती है। बिल्कुल तीसरी बड़ी सीट होता है। तो बाबर आजम पाकिस्तान टीम का कप्तान है, ऊपर से परफॉर्मेंस ऐसी दे रहा है, और एलिगेशन इतने ज्यादा लग रहे हैं कि अपनी टीम खिला रहा है, रिजवान अपना सेल्फिश इनिंग खेल रहा है। तो इतनी बड़ी सीट में बैठ के आदमी जवाब नहीं दे रहा उसका, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्यों ये सोच रहे हैं कि बाबर एज ए क्रिकेटर चैट लीक करने की जरूरत क्यों पेश आई? चैट देखें, बेसिकली आपको मेरे ख्याल में काफी अरसे से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई है ज़का अशरफ साहब से, ठीक है? जिन लोगों की बड़े लोगों से दूर ही रहता अच्छा, मैं बताता हूँ, जिन लोगों की ज़का अशरफ ना मुझे आईफोन चाहिए, ना जिन लोगों से ज़का अशरफ साहब की बात हुई है ना, तो मैं आपको एक साजिद भाई क्या बोलते हैं, एक 1 2 3 नहीं, एक और अल्फाज बोलते हैं उनको, जराए से पता चला है ज़का अशरफ साहब सिर्फ सीट पे बैठे हैं, उनका बेटा करता है सब, चेयरमैन उनका बेटा है। तो जब इस पोजीशन में आदमी गवर्नमेंट की सियासी सीट ले लेगा, और जब उसका इंटरेस्ट इस काबिल नहीं होगा कि वो बोर्ड को हैंडल कर सके, पाकिस्तान के नाम को बचा सके, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ज़का अशरफ ने इस वक्त जो भी काम किया, मैं समझता हूं वो बेवकूफ़ी वाला किया। इसमें कोई सेंसिबल चेयरमैन नहीं कर सकता। और जो बाबर आजम और ये जो काम कर रहे हैं ना, ये काम बहुत गलत हो रहा है। पीसीबी को ज़का अशरफ रहें या ना रहें, इसकी कोई पॉलिसी बनानी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। नहीं तो पाकिस्तान की टीम से अब कोई नहीं खेलेगा जब तक एजेंट से आप कांटेक्ट नहीं करेंगे। कहा भी टीम एजेंट बना रहे हैं, एजेंट टीम बना रहे हैं। आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि ठीक है, एजेंट टीम बना रहे हैं। आपको याद होगा हारिस को रमीज आजा ने टीम के अंदर इन कराया। बाबर ने कहा कि हारिस अभी बेंच पे बैठ के देखेंगे। अचानक हमें हारिस खेलते हुए नजर आ गए। अचानक से प्लेयर पाकिस्तान की टीम के अंदर आ जाता है और मुसलसल वो क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है। और जब पीछे ताने बाने नजर आते हैं तो मालूम होता है इन सबका एजेंट एक ही है। चैट लीक करना एक चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का, ठीक है, बाबर आजम में डिफरेंस है। चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि जी वो सीईओ को कर सकते हैं, मुझे नहीं कर सकते, डायरेक्ट मैसेज, एक प्रोटोकॉल होते हैं। लेकिन उसके बावजूद एक ट्रस्ट लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड का, और उस ऑर्गेनाइजेशन के जिसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं उसका। चैट लीक करना आपको लगता है कि इससे मुस्तकबिल में भी जो है वो मजीद ये चीज़ें खराब होंगी? दो बातें की हैं आपने, एक तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से, एक ज़का अशरफ के हिसाब से हवाले से। तो जहाँ तक ज़का अशरफ की बात है, उनको तो मैं कहती हूँ कि वो जरदारी साहब के दोस्त हैं, उनके फ्रेंड हैं। तो पॉलिटिकल जो होते हैं ना हथकंडे, उनसे वो चीज़ों को डील करने की कोशिश करते हैं। सो वो कोई अपना पॉलिटिकल यहाँ पे वेपन यूज़ करना चाह रहे थे, जो कि उल्टा पड़ गया उनके ऊपर। ये नहायत ही अनएथिकल हरकत है। आप देखो, आप चेयरमैन हो, आप बीजू वालों वाली हरकतें कर रहे हो। कभी कोई लीक सामने आ रही है, कभी पता चल रहा है खिलाड़ी आपस में वो लड़ रहे हैं एशिया कप के बाद, फिर उसके बाद आपकी मीटिंग हो रही है, उसकी तस्वीरें बाहर आ रही हैं। सो ये काम आप खुद करवा रहे हो, जो कि बड़े बिलो द बेल्ट हैं। तो ज़का अशरफ साहब तो एक सियासतदान है, और वो उसी तरीके से जो गंदी हमारी सियासत है वो कर रहे हैं वो। और जहाँ तक आपने खिलाड़ियों की बात की, एजेंट बाजी की, तो आप देखें कि आपका सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है एजेंट बाजी का, कि फ़खर जमान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में भी थे, हालांकि वो अनफिट थे, अभी भी अनफिट हैं। सबसे बड़ी बात, अभी एशियन गेम्स के अंदर हमारी जो T20 टीम गई है, उसके प्लेयर्स देखे थे आपने कौन है? खुशदिल शाह, हैदर अली, आसिफ अली। कहाँ से आ गए? और ये अभी भी गए, एशियन गेम्स में भी गए ना। किसने सिलेक्ट किया भाई ने? ये जो T20 के प्लेयर्स, साइम अयूब, आजम खान, हसीबुल्लाह, मुबस्सिर खान, ये कहाँ पे गए? क्योंकि वो आपके एजेंट्स के नहीं है। ये जो सारे हैं, खुशदिल शाह, मतलब आप किसी ना किसी तरीके से रास्ते तैयार कर रहे हो कि ये किसी तरह परफॉर्म कर जाएं। ए टीम को, बी टीम को जो बेचारों की आती है, उनको चौके छक्के लगा जाएं, उनकी टीम में आ जाएं। ये आपका लेवल है क्रिकेट का इस वक्त हमारा। और आप कहते हो कि आपने इंडिया से कम्पीट करना है।
आपको तो अफगानिस्तान ने मार दिया, इसी वजह से मार दिया कि आप यहाँ पे दोस्ती यारी बिजनेस चला रहे हैं अपने, कितने कितने कमीशन रख रहे हैं आप। सरफराज नहीं आ सकता, मोहम्मद हारिस कैसे आ गए, हसीबुल्ला क्यों नहीं है? मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था हसीबुल्ला क्यों नहीं है, मोहम्मद हारिस से बेहतर है। सईद भाई क्या कहेंगे आप, ये जो चैट लीक हो रही है, बार बार जरा इस मौजूद से हट जाते हैं कि चैट लीक करना एक चेयरमैन को ये जेब देता है? ये मैं यही बात करना चाह रहा था कि इस वक्त देखें अब हर तीसरे महीने तो आपकी कहानी चेयरमैन चेंज हो जाता है। अभी तो उसकी अंडरस्टैंडिंग लड़कों के साथ हुई नहीं है, ना उसको अभी डोमेस्टिक क्रिकेट का पता है, ना किसी उसका पता है। वो एक एंजॉय जिसे कहते हैं ना, एक आए ज़का अशरफ, वैसे पीसीबी का चेयरमैन का नाम इतना बड़ा है, मगर ऑनेस्ट ऐसे लग रहा है कि उनको शौक था आने का और वर्ल्ड कप से पहले आ गए ना। उनका वो जाहिर कर रहे हैं ना, मेरा किसी मैंने फ्री हैंड दे दिया। क्यों फ्री हैंड दे दिया? और जितने भी प्लेयर हैं ना, उनसे कोई पूछगिछ है, ऐसे थोड़ी होता है चेयरमैन। हाँ, अगर काफी दिनों से आउट थे, उन्होंने बहुत कैजुअल अप्रोच से काम किया, उन्होंने अपनी चैट लीक कर दी, मगर मैं इसको इशू को मैं इसका नहीं समझता। मगर इस वक्त ज़का अशरफ साहब इस काबिल नहीं थे कि वो चेयरमैन आते इस पोजीशन पे। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए हुकूमत कोई भी है, आप उन्हीं को रहने देते, अभी उन्हीं के जिम्मे देते। अभी मुझे एक साहब कहने लगे कि 3-4 महीने से इन लोगों के वो पैसे नहीं दिए लड़कों के। भाई ये तो केस करोड़ों का केस है। वो 3 महीने उनको गए, भी तो हिसाब किताब बनेगा फिर उसके बाद जाके। मगर बात यह है कि ज़का अशरफ इस वक्त इस एज में और सेंस, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, मैं वो अल्फाज नहीं बोल रहा जिस जगह बैठ के मैं अभी ये मैं बता ही देता हूं, इसलिए कि घूमा फिरा की आदत नहीं है। सिंध प्रीमियर लीग के सिलसिले में मैं मीटिंग करने गया ऑनर के पास। किसके पास? आरिफ मलिक साहब के पास। मैंने कहा, बात कर रहा था, कहने लगे यार ज़का अशरफ का तो सेंस ही काम नहीं करता, उनका बेटा सब बात करता है। अच्छा। जब उनका बेटा काम कर रहा है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जब इतने फिर आप क्या सबको पता है, सबको पता है कि उनके बेटे क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि जो भी चेयरमैन होता है उस वक्त हमें बुरा लगता है, आने वाले चेयरमैन हमें अच्छा लगने लगता है, कुछ अरसे बाद हमें लगता है नहीं पिछला ही चेयरमैन जो है वो बहुत अच्छा था। जब वसीम खान थे, फिर रमीज राजा, वो उनसे उम्मीदें थी। जब रमीज राजा ने शुरू की अपनी हरकतें तो हमें वसीम खान अच्छे लगने लगे। फिर जब नजम शेट्टी आए तो हमें लगा कि जी रमीज राजा बहुत खराब थे, लेकिन जब नजम शेट्टी साहब ने काम शुरू किया तो रमीज राजा अच्छे लगने लगे। फिर नजम शेट्टी ने काम शुरू किया तो हम ऐसा लगा कि जो अब अगला है वो अच्छा होगा। अब जब ज़का अशरफ साहब आए तो हमें नजम शेट्टी अच्छे लगने लगे। एक जल्दी से किस्सा बता देता हूं जनाब, कि एक बादशाह था, बहुत जालिम था वो, और जब वो मरने लगा तो उसने बेटे को बुलाया और उसने अपने बेटे को बुला के कहा कि बेटा ऐसा कोई काम करना लोग मेरी तारीफ करें। तो उसके बेटे ने कहा कि अब्बा तुम तो इतने जालिम हो कि तुम तो मरते हुए आदमी का कफन उतार देते हो, तुम्हारी लोग क्या तारीफ करेंगे मरने के बाद। उसने बोला मेरे बेटे को कुछ ना कुछ तो करना। खैर जब बादशाह का इंतकाल लगा तो बेटे ने कहा कि पहले जो मरने वाले का कफन खींचा जाता, अब जो मरेगा उसका कफन भी खींचेंगे और उसके जिस्म में कीले भी ठोकेंगे। तो लोगों ने कहा इससे अच्छा तो पुराना बादशाह ही था। यही हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करेंगे उस मैच की कि जहां कल बांग्लादेश से बहुत सारे प्लेयर जो हैं वो इन फॉर्म होते नजर आएंगे। कल हमें शाकिब अल हसन भी फॉर्म में आता हुआ नजर आ जाएगा, कल हमें लिटन दास भी रन्स करता हुआ नजर आ जाएगा, कल हमें दुनिया के और जो बांग्लादेश के दुनिया बैट्समैन हैं वो भी रन्स करते हुए नजर आ जाएंगे, क्योंकि कल है जनाब पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है। क्योंकि पाकिस्तान का ये माजी रहा है कि जो टीम से ड्रॉप होने वाला होता है उसको पाकिस्तान के प्लेयर, पाकिस्तान की टीम जो है वो फॉर्म में लेकर आ जाती है। जस्टिन लैंगर टीम से ड्रॉप हो रहे थे, पाकिस्तान फॉर्म में लेकर आ गए। डेविड वार्नर टीम से ड्रॉप हो रहे थे, उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी कर दी पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में। फिर अभी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दे रही थी। माशाल्लाह जब पाकिस्तान से मैच हुआ तो वो पाकिस्तान के खिलाफ वो ऐसे खुले कि जनाब उन्होंने 300 प्लस की इनिंग खेल दी अगेंस्ट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम मैच जीतने में कामयाब हो गई। बैद हिल्फिनास जैसा प्लेयर जो लोअर ऑर्डर का प्लेयर था वो पाकिस्तान के खिलाफ रन करता नजर आया। स्टुअर्ट ब्रॉड को पाकिस्तान ने ऑलराउंडर बना दिया था। इसके अलावा पैट सिमकॉक्स बैट्समैन बन के सामने आ गए, फैनी डिविलियर बैट्समैन बन गए पाकिस्तान के सामने। एक बड़ी हिस्ट्री है कि जो टीम से ड्रॉप हो रहा है, जब हमसे मैच होता है तो वो ना सिर्फ इन्फॉर्म हो जाता है
बल्कि वो उसकी परफॉर्मेंस का जो स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। अब कल शाकिब अल हसन भी रन करते नजर आएंगे और लिटन दास भी रन करते नजर आएंगे और दीगर बांग्लादेश के बैट्समैन भी। 31 अक्टूबर कल ये मैच खेला जाएगा और 31 की ही वो तारीख थी जब 31 मई सन 1999 को पाकिस्तान अपने भाई से हारा था। ये स्टेटमेंट था उस वक्त के कप्तान का कि जब 99 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था। अब तक इन दोनों टीमों के दरमियान क्या रहा, आइए जरा एक नजर डालते हैं, उसके बाद दोनों एनालिस्ट के साथ आगाज करते हैं गुफ्तगू का। जनाब, ये अब तक ओवरऑल अब तक 38 मैचेस खेले गए, 33 पाकिस्तान जीता है, 5 बांग्लादेश जीता। इंडिया में अब तक दोनों टीमों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं हुआ। 2023 में एक ही मैच खेला गया जिसमें पाकिस्तान जीता और वर्ल्ड कप में 2 में से एक मैच ये दोनों जीते। और ये मैंने पहले आपको कहा कि 31 मई 1999 वो तारीख थी कि जब पाकिस्तान में जो है बांग्लादेश से मैच हारा था और कल है 31 अक्टूबर। तो ये जो 31 तारीख है ये हमारी सैलरी की तरह है कि खत्म हो जाती है सैलरी, जिस तरह सैलरी खत्म हो जाती है 31 को, इस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी गिर जाती है। इसलिए कि हमारी भी 27-28 को मिलती है और 31 को खत्म हो जाती है। नहीं तो ये तो चलो एक मजाक हो गया, मगर एक चीज बता दूं, इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की पोजीशन है ना अली, और जितने एलिगेशन लगे हुए हैं, इतने डिस्टर्ब कप्तान हैं, प्लेयर इतने डिस्टर्ब हैं और जिस तरह की टीम बनी है, जो एक्सपोज हुआ है, पूरा बोर्ड एक्सपोज हुआ है। मगर एक क्रिकेट का एक अपना सिनारियो होता है, आप कैसी भी लंगड़ी लूली टीम डाल दो वो उसके गले पड़ जाती है। क्रिकेट की अपनी एक खूबसूरती है। ऐसा नहीं है कि ये ठीक है, पाकिस्तान जो 33 मैच जीता हुआ है वो वर्ल्ड क्लास टीम थी और वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा किए हैं और वो इसी तरह ही इतना फ़र्क है बांग्लादेश में और पाकिस्तान की टीम में। मगर कल बांग्लादेश, तुमने जो अभी पूरी तफसीर बताई है वो तुम्हें सही बताई है, यही होगा। पाकिस्तान की टीम भी रन करेंगे, सब रन करेंगे और ये मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान हारेगा, मगर ये 50-50 है। अब हम इसमें ना जाएं कि बांग्लादेश 33 मैच हारा हुआ है और हम 100% जीत जाएंगे। बड़ा मुश्किल होता है पाकिस्तान के सितारे को सीने में लगाना, सर पे पाकिस्तान के सितारे को लगाना और उसके बाद आप पकड़े जाओ। आपको पता है पकड़े, मैं इसलिए कह रहा हूं परफॉर्मेंस ऐसी जा रही है ना और बातें इतनी निकल रही हैं। अच्छा भाई थोड़ा सा क्विकली बताइए इससे पहले मैं इनकी तरफ जाऊं, ये आपको लगता है कि जिस तरह आपने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए और ऐसे प्लेयर थे, मैं नाम लेते जाऊंगा शायद गिनती खत्म हो जाएगी, कि मुनीरुल हक जैसा प्लेयर पाकिस्तान नहीं खेल सका, शौकत मिर्जा जैसा बैट्समैन पाकिस्तान नहीं खेल सका, आपके नेशनल बैंक अमीर अकबर जो थे क्या जबरदस्त प्लेयर थे, वो नहीं खेल सके, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो पाकिस्तान नहीं खेल सके। क्रिकेट बड़ी आसानी से मिल गई इसलिए शायद अहमियत का अंदाजा नहीं है। देखिए क्रिकेट तो आपने खत्म कर दी ना। हम पहले तो मैं ये कहता था कि PSL हो गया, बहुत अच्छा हो गया, जैसे डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, ये हो गए थे, शायद अब थोड़ी सी सपोर्ट हो जाएगी, मगर इसने तो पाकिस्तान को बिठा के रख दिया PSL ने। अब तो डोमेस्टिक क्रिकेट का प्लेयर आता कौन है? आप कितने भी आप परफॉर्मर को उठा के देख लें, नहीं पहले तो ये आपको मैं 2-3 चीजें अली बताऊं, आप भी अब माशाल्लाह थोड़ी सी एज बढ़ गई है तो जानते हो गए, अंडर 19 की हिस्ट्री है। जो पाकिस्तान अंडर 19 में टॉप स्कोरर होता था, जो परफॉर्मेंस देता था, उसको ठक करके पाकिस्तान टीम में खिला देते थे, इतना होता था। अब आप बता दें अंडर 19 का प्लेयर तो आता नहीं, PSL का। अभी अंडर 19 की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ, इससे पहले टूर हुआ, अब बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड गिर गया, थोड़ा सा बहुत ऐसा स्टैंडर्ड गिर गया है कि आप कोई सोच ही नहीं सकता डोमेस्टिक क्रिकेट से आएगा। आकिब जावेद वहां से भेज देते हैं, वहां से जो बड़ा प्लेयर, जितना जो वर्ल्ड कप के जो जितने भी 92 के वर्ल्ड कप के जो प्लेयर रिटायर हो गए हैं, जो अभी भी डोमिनेट बाहर बैठ के किसी भी फ्रेंचाइज से लगे हुए वो अपना नाम लेते हैं, वो टीम अंदर आ जाता है। आपको क्या लगता है कल बांग्लादेश में 3 तब्दीलियों की इत्तलात हैं कि इमाम की जगह शायद फखर खेल जाएगा, उसामा मीर जो कंकशन के तहत खेले थे उसामा मीर खेल जाए, सलमान आगा जो है वो शायद कल खेलते हुए नजर आए। लगता है आपको पाकिस्तान को थोड़ा सा एडवांटेज है? आपको लगता है कि बांग्लादेश, जिस तरह मैंने पूरी तफसील बताई कि बांग्लादेश यहाँ पे कल पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा डोमिनेट करेगा? देखिए ये जो मैदान है ये लखनऊ में है, ईडन गार्डन में है और सपोर्ट होगी कल बांग्लादेश की। मैं वही कहने बंगाली बड़े वहाँ कि बांग्लादेश को काफ़ी सपोर्ट होगी। और इससे पहले बांग्लादेश यहाँ पे अभी जो लास्ट मैच खेला है वो नीदरलैंड के खिलाफ खेला है और नीदरलैंड जीत गया था। सो स्पिनर्स ने काफ़ी अहम रोल अदा किया था उस मैच में। और हमारे अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वो ही बिल्कुल इस वक्त फेलियर का शिकार है। चाहे आप उसामा मीर को बाहर बिठा दें, चाहे शादाब को अंदर लेके आ जाएं या नवाज़ को बाहर बिठा दें, मसला ये इन तीनों में से कोई वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा ना कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे। सो मुश्किल लग रही है, ऐसे वो लग रहा है कि कल भी हम कहीं ये ना कह रहे हों आके कि ये क्या हो गया, लेकिन दुआएं बहरहाल टीम के साथ हैं। 50-50 कुछ भी रिजल्ट आ सकते हैं। आप पाकिस्तान में एडवांटेज नहीं दे रही है, 3 तब्दीली से पाकिस्तान कितना स्ट्रांग हो जाएगा? तो मैं वही तो कह रही हूँ कि तब्दीलियां क्या करेंगी आके आपके साथ? जो प्लेयर बाहर जा रहा है, जो अंदर आ रहा है, वो सेम ही तो आ रहे हैं। क्या है मतलब सलमान अली आगा का ऐसा क्या रिकॉर्ड है? वो क्या करेंगे आके और वो किसकी जगह पे आ रहे हैं? अब सऊद शकील की जगह पे तो नहीं आ रहे होंगे वो।
नवाज की और जगह सुनने में आ रहा है नवाज की शायद। जगह पे आ रहे हैं वो। नवाज की जगह पे अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बाबर क्या उनको फुल टाइम स्पिनर खिलाएंगे? वो तो पार्ट टाइम स्पिनर है। एशिया कप में भी देखें 1-2 ओवर करवा के तो बाबर उन्हें अपने परों में छुपा लेते थे उनसे, क्योंकि बॉलिंग नहीं अच्छी होती थी। अच्छा, आपने बॉलिंग की क्या बात की, होगा? हमारे फास्ट बॉलर को क्या हो गया है कि अभी हारिस रऊफ का, अब मेरे जो प्रोड्यूसर है फैजान मुस्तफ़ा नकी बता रहे हैं कि जनाब के 6 मैचेस में 348 रन अब तक वो कंसीड कर चुके हैं। पाकिस्तान तो फास्ट बॉलर एक वेपन था ना पाकिस्तान का, हारिस रऊफ, शाहीन की हम सब बात कर रहे थे। देखें अली, मैं बार बार एक दो बातें बहुत ज़्यादा कहता हूँ, उसकी वजह से मैं हारिस रेल जिस तरीके से आया, और आपको बताऊँ एक अल्फाज बड़ा हम लोग मिसाली देते हैं कि जिथो दी खोती उथई आन खलोती। यार ये टेप बॉल वाली बॉल कर रहा है, जैसे टेप बॉल पे करते हैं। अब ये फिनिश हो गया, एंड है इसका। अब आप कुछ भी कर लें, इसने नहीं करना। आपके पास शहनशाह T20 का रह गया बॉलर। आपके पास वो बच्चा जो आया था नसीम शाह, वो उसने एक टीम चलाई हुई थी। वो 4 ओवर 6 ओवर करता था जान से, उसके बाद ये आके अपनी जान मार के बॉल करता था। जो भी करता, तेज तो है ना, तो मगर इतना इसने इम्प्रेस कभी भी नहीं किया था। हम स्पीड पे ही पागल होते रहे। इसको आप डोमेस्टिक क्रिकेट जब तक ये 25-30 बॉलर, अब तो खेल ही नहीं, अब तो डोमेस्टिक क्रिकेट का एक सीजन नहीं खेल सकता, या वैसे अनफिट हो गया। मगर अब इसकी कहानी खत्म। तेजी से कोई डर नहीं, तेजी से कोई क्लास पैदा नहीं होती। आपके सामने पाकिस्तान के मीडियम पेसर अपने आसिफ से बढ़कर कोई अच्छा बॉलर पैदा हुआ है? इसको पास बॉल, मैं कहता हूं कि इसको पता ही नहीं पिच कहां करनी है। ये वही बात है। मगर इस बार इसने पूरे वर्ल्ड कप में, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी कराची में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ था टेप बॉल का। यकीन करो, इसने जहां बॉलिंग कर रहा था वो टेप बॉल के लोग करते हैं। उसके अलावा और फास्ट बॉलिंग क्या, स्पिनर आपकी बात खत्म हो गई। पाकिस्तान में स्पिनर भी परफॉर्मेंस जो है वो इसीलिए जो है पाकिस्तानी परफॉर्मेंस का ग्राफ भी गिर रहा है। थैंक यू सो मच सईद भाई, थैंक यू सो मच ज़हरा, आज हमारे साथ मौजूद हैं आज के दिन, आज के मैच को डिस्कस करने के लिए। कल पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान मैच खेला जाएगा और उम्मीद करते हैं कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के क्या चांसेस हैं, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपने अगले आने वाले मैचेस जीते, ताकि फिर दूसरी टीमों पर इन्हिसार कर सकें। और कल अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को शिकस्त हो जाती है तो फिर पाकिस्तान का सफ़र मुकम्मल तौर पर जो है फुल स्टॉप उस पर लग जाएगा और यहीं पर सफ़र का इख्तिताम हो जाएगा। आज तक के लिए बस इतना ही, लेकिन कल हमारे साथ मौजूद होंगे लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब, और उनके साथ मौजूद होंगे घंटा कमर ज़ैफ़ी। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। उस वक्त के लिए सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।